जी स्टूडेंट्स, मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री का अभी हमने पढ़ा। डेफिनीशन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसकी टाइप्स कितनी हैं और मैथ स्पेक्ट्रो जो मीटर की टाइप्स कितनी हैं, और लास्ट पे हमने पढ़ा व्हाट इज़ मैथ स्पेक्ट्रम या मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ। मैंने 4 पॉइंट बताए थे कि किसी भी टेक्निक को स्टडी करने के लिए सबसे पहला पॉइंट उसकी पर्पस की बात होती है, दूसरा बात उसका प्रिंसिपल है तो वो बताना है, तीसरा पॉइंट उसकी वर्किंग का होता है। तो इसमें मैं आपको वर्किंग बताऊंगा। प्रिंसिपल आपको मैंने बताया था, उसमें पहला पॉइंट क्या था, वेपराइजेशन या वोलाटिलाइजेशन ऑफ गिवन सैंपल। अब उन्हीं सैंपल्स जो प्रिंसिपल में हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसी को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे मैं लिख रहा हूं जी, क्या है, वेपराइजेशन चैम्बर, वेपराइजेशन। अच्छा, किसकी हम कर रहे हैं, ऑफ गिवन सैंपल। जो भी हमें सैंपल गिवन है उसकी हमने करना है। और ये हम किस की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रोमीटर है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, ये डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है, क्योंकि हमने कहा कि ये एडवांस फॉर्म है और ये अगर हमारा सैंपल किसी भी स्टेट में आता है तो ये सब के लिए वैलिड है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। अच्छा, अब आपसे मेरा सवाल है कि हमने इसकी जब भी इसको आयोनाइजेशन के लिए भेजना है तो उसके लिए मुझे यहाँ इनलेट से क्या पास करवानी है, गैस या वेपर्स। अगर गैस ही मुझे गिवन हो, आपकी बुक में ये चैम्बर शो नहीं किया गया, उसकी रीजन ये है कि वहां गैस है। अगर गैस गिवन हो सैंपल में तो फिर उसको वेपर्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही आपकी सूटेबल फॉर्म में है। हाँ, अगर आपका सैंपल सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है तो फिर उसको हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में। अब आपको पता है कि जब ये मेरे पास सैंपल पड़ा है, ये ऐसे फेज में हो सकता है कि अगर सॉलिड है या लिक्विड है तो उस केस में मैंने उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में। अच्छा, जब वेपर्स बनाएंगे तो मुझे बताएं हमने क्या करना है। बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड की क्या होती हैं, स्ट्रांग। उस सॉलिड से, ये मैं लिख देता हूँ, सॉलिड से जब मैंने या लिक्विड से जब मैंने वेपर्स बनाने हैं तो हम क्या चीज चेंज कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का चेंज कर रहे हैं। सॉलिड जो लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं और वेपर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। जब मैं इसको अपने सैंपल को हीट दूंगा और उसके रिजल्ट में वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि वेपर्स को हमने आइसोलेट करना है, उनके प्रेशर को क्या करना है, लो करना है, उनके प्रेशर को क्या करना है, लो करना है। अब यहाँ पे प्रेशर हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, उसके लिए लो रखा जाएगा। वो आपकी बुक बता रही है -6 to 10⁻⁻⁷ टॉर। अब रीजन आती है कि उस वेपर प्रेशर, जो प्रेशर है वो हम लो क्यों कर रहे हैं। दो बातें इस पॉइंट को समझने के लिए, 2 पॉइंट्स हैं। अगर प्रेशर हाई हो तो गैस जो है ना वो गैस एग्जिस्ट नहीं करती। अगर उस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उसमें अगेन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं और वो किस में चला जाता है, लिक्विड या सॉलिड में जा सकता है। और अगर मेरे पास ये सॉलिड या लिक्विड लिया था जो वोलाटाइल नेचर का था तो उस केस में भी थोड़ा सा भी प्रेशर अगर हाई होगा तो वो फौरन केस में वापस कन्वर्ट हो जाएगा। इस केस में हमें क्या करना है, प्रेशर लो रखना है ताकि वेपर्स क्या रहें, आइसोलेट रहें। तो पहला पॉइंट क्या कहा, वेपराइजेशन ऑफ द गिवन सैंपल। क्या पॉइंट बनेगा इसके लिए, तो आप कहेंगे द सब्सटेंस, जो हमारे पास सब्सटेंस है जिसका हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं, अगर तो वो गैस फेज में है तो फिर तो आप डायरेक्ट पास करवा देंगे। अगर किसी और फेज में है जैसा कि सॉलिड या लिक्विड फेज में है तो फर्स्ट वी कन्वर्ट सैंपल इनटू वेपर्स। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हीट देंगे और उसके रिजल्ट में जब वो हमारे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगला पॉइंट ये है कि हमने वेपर्स का प्रेशर क्या रखना है, लो रखना है। ये पहला मेरा जो
प्रिंसिपल का पॉइंट था वो क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, आयोनाइजेशन की तरफ। आयोनाइजेशन के अंदर होता क्या है? आयोनाइजेशन ऑफ, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, अब वेपर्स बन गए हैं, वेपर्स, जो वेपर्स बन गए हैं उनकी हमने आयोनाइजेशन करनी है। हमेशा आपने ये, इसी के लिए मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आपने मॉलिक्यूलर आयन पढ़ा था। उस मॉलिक्यूलर आयन के अंदर हम क्या करते, मैंने ये आपको बात बताई थी कि दीज आयंस आर जनरेटेड, तीन बातें बताई थी, बाय पासिंग हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, एक्स रेज, और तीसरा क्या था, हाई स्पीड कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स। जब हम किसी भी गैस से पास करवाते हैं तो उससे क्या वो कर देता है, उसका जो वीक लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो उसको नॉकआउट कर देता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो फॉर्मेशन क्या है कि जब हमारे पास वेपर्स यहां से इनलेट में पास हुए, तो ये देखें यहां पे मैंने लगाया फिलामेंट, ये टंगस्टन का बना हुआ हो सकता है मोस्टली तौर पर, या किसी और चीज का भी हो सकता है। यहां पे फिलामेंट का काम क्या है कि ये ऊपर मैंने लिखा नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कैथोड रेज यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये जो हमारे पास गैस के सैंपल या वेपर्स जा रहे हैं इनके ऊपर उनकी क्या करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे। जब बम्बार्डमेंट करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव आयन। तो ये क्या है कि जब मेरे पास कोई भी सैंपल लेट्स सपोज m है, उसके साथ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करेगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगी, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, आयन में, और ये जो आयन बनेगा, अब ये किसके आयन बने हैं, बेसिकली वेपर्स के आयन बने हैं। और आयोनाइजेशन के केस में हमेशा आयन आपका कौन सा बनेगा, पॉजिटिव आयन, और ये इनके ऊपर चार्ज क्या होगा, सबके। अब ये जितने हमारे पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आ रही है तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स को, क्या सारे पार्टिकल्स को ये क्या कर देगी, आयोनाइज करेगी, नहीं। कुछ होंगे मोस्टली तौर पर क्या होंगे, आयोनाइज नहीं होंगे। ये तो जहरी बात है ना कि जब यहां से बम्बार्डमेंट हो रही है तो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल के साथ हिट कर जाएगी उसको आयोनाइज करेगी, जो इसके साथ हिट नहीं करेगी वो आयोनाइज नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट जो नहीं है? तो ये हमारे पास है आयोनाइजेशन चैम्बर। इसके अंदर क्या करते हैं हम, मैं अगेन बता रहा हूं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, किसके ऊपर, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो गैस मॉलिक्यूल्स के साथ जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, उनको आयोनाइज कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट में कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा, ये देखें, जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया तो कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव आयंस जो हैं ये प्रोड्यूस होंगे। यानी ये वो वाले आयंस हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। अब देखें हम ये सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, आइसोटोप के लिए कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये हाइड्रोजन का अगर सैंपल है 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम, तीनों केस में चार्ज तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। एक चार्ज, क्या मैस इन तीनों का सेम है, नहीं। तो हम इसी बेस पे इनके अंदर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो हर पॉजिटिव आयन की जो मैस टू चार्ज वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। पॉजिटिव आयंस हैव डिफरेंट मैस टू चार्ज वैल्यू। अच्छा, अब यहां पे अगला पॉइंट आता है, यहां क्या लगा है, पॉजिटिव प्लेट, ऊपर क्या है, तो ये पॉजिटिव आयन जब प्रोड्यूस होगा तो ये नेगेटिव की तरफ मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। इसको अब ये नेगेटिव आयंस जो पॉजिटिव आयंस जो है ये नेगेटिव ग्रेड की तरफ ना मूव करें, इसके लिए मुझे क्या करना है, एक्सेलरेट करना है, इन आयंस को मूव करना है। तो आगे हमने क्या रखी, नेगेटिव ग्रेड, जिसको हमने क्या देना है, हाई वोल्टेज। और जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी
उतनी स्पीड जो है इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मेरी बात सुनो, आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है, जिसको वर्ड तो नहीं पूरा की पूरी टर्म पढ़ी हुई है, P इज इक्वल टू mv, पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं या नहीं बोलते। अब देखें, क्या इस आइसोटोप के पास मास नहीं है, तो अगर वो मूव करे तो क्या उसका मोमेंटम नहीं होगा। अब देखें, मोमेंटम की वजह से अगर किसी सब्सटेंस का, किसी पार्टिकल का मोमेंटम ज्यादा है तो वो उसको रोकना क्या होता है, मुश्किल होता है। मोमेंटम है क्या, ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताती है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट मूव करके आ रहा है और उसकी स्पीड हाई है, उसको रोकना क्या होगा। और अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट उसकी स्पीड लो है तो उसको मोमेंटम क्या होगा, लो होगा, उसको रोकना क्या होगा। अब बेशक आपने कभी देखा हो कि गाड़ी स्पीड के साथ आ रही हो, आप उसको रोकना चाहते हैं तो आप उसको रोकेंगे भी सही, तो वो वहां पे रुकेगी, वो आगे गुजर जाएगी या नहीं गुजर जाएगी, गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैं अगला पॉइंट जो आ रहा हूं वो क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ आयन। तीसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। और ये काम किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये जो पॉजिटिव आयन बने हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आयंस को कि यहाँ इधर ना जाए, आगे मूव करेंगे। अब अगला सवाल आता है कि सर ये नेगेटिव ग्रेड है तो ये वहां पे जाके स्टक नहीं करेगा। मैंने क्या कहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इतना प्रोवाइड करना है कि उसका मोमेंटम, उसकी स्पीड क्या हो जाए, और वो बजाय इसके साथ स्टक करने के क्या हो जाए, आगे पास कर जाए, यहाँ इसके ऊपर नहीं गुजरेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ई से। और ये जितनी हाई होगी उतनी स्पीड क्या होगी, उतना मोमेंटम क्या होगा, और जितना मोमेंटम ज़्यादा होगा वो इसके साथ स्टक होने के चांसेस, और वो उतने ज़्यादा क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने दो बातें और भी बतानी है, ज़रा सुने। यहाँ से क्या सारे पॉजिटिव आयन बने थे, तो यहां से जो पॉजिटिव आयन होगा वो तो आगे मूव करेगा, जो न्यूट्रल पार्टिकल होगा क्या वो भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव था, नेगेटिव की वजह से उसके साथ क्या डेवलप होगी, अट्रैक्शन। तो कौन मूव करेगा, जो दूसरे हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे जिनके ऊपर चार्ज नहीं होगा उनको हम बाहर एवोकेट कर लेंगे। अब ये पॉजिटिव आयन जब मूव करेगा उसके लिए हमने क्या अप्लाई किया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपकी बुक में ये पॉइंट मेंशन्ड है, कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, 500 टू 2000 वोल्ट। यानी ये कितना दे रहा है, 500 टू 2000 वोल्ट। जब ये आप प्रोवाइड करेंगे इतनी स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव आयंस आगे एक्सेलरेट होंगे। अब अगला सवाल आता है कि क्या वो नेगेटिव ग्रेड पे स्टक नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों, उनकी स्पीड इतनी हो गई है, उनका मोमेंटम ज़्यादा हो गया है कि वो आगे पास आउट हो जाएंगे, उसके रुकेंगे वहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे जो हमारे पास आयन आ रहे हैं, ये जो पॉजिटिव आयन जिनको हमने एक्सेलरेट किया, अब ये सारे बिखरे हुए आ रहे थे, सारे मूव करके आ रहे थे। हमने कहा कि उनको एक तरतीब में आए, उनको एक बीम बनाने के लिए, ताकि उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे क्या हो, आसान हो। तो यहाँ पे हमने स्लेट्स लगाई। इन स्लेट का पर्पस क्या था कि ये बाकी जो क्या सारे यहाँ से पास आउट होंगे, ये पॉजिटिव आयन सारे नहीं पास होंगे। जो यहाँ पे जाएगा वो उसको क्या कर देगा, रोक देगा। ये परफोरेटेड है, जालीदार है, सुराख, जहाँ जो इस होल से पास होंगे वो आगे निकलेंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा मैंने बताया आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। और जितनी ये अगला पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है।
इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया कि आयोनाइजेशन के बाद हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, वो आयंस उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होंगे नेगेटिव चार्ज होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो उधर मूव करेंगे। अगला सवाल आता है कि वो उस पर स्टक नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा कर दी है कि वो उनका मोमेंटम हाई हो गया, वो वहाँ पर रुकेंगे नहीं, बल्कि क्या हो जाएंगे, आगे ही पास कर जाएंगे। जब आगे पास हुए तो सारे आयन हमने नहीं गुजारने, सिर्फ उनको आसानी के लिए बीम पास करवाई, बाकी आयन क्या हो गए, रुक गए। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया, इसको आप एमसीक्यू लिख लें, आपकी बुक पे ये लिखा हुआ है कि एमसीक्यू कितने हैं, वो ये पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना है। ठीक है, अब इस तरह ये आयंस को हमने क्या कर दिया, आगे एक्सेलरेट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था। आगे है फोर्थ पॉइंट, सेपरेशन ऑफ आयन, और इसी को हमने दूसरा नाम क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड का। अब सुने, हमने ये अभी पॉइंट पढ़ लिया था आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर के हर पॉजिटिव आयन की मास टू चार्ज वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। हम जब आयंस को सेपरेट करेंगे तो इस केस में सब आयंस के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव 1, लेकिन मैस सब जो हमारे पास आइसोटोप होते हैं उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है पॉइंट जो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये सेपरेशन किस बेस पे होगी, ये किस बेस पे होगी, मैस टू चार्ज रेशो ऑफ आइसोटोप्स। और ये मैस टू चार्ज रेशो हर आइसोटोप की क्या होती है, अब यहां से ये काम किस में चला गया, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो पोल हमने लगा, एक है नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। जब वहां से आयंस मूव करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफ्लेक्शन पाथ है, इसके अंदर उनकी डिफ्लेक्शन होगी। किस बेस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ मास टू चार्ज रेशो ऑफ आइसोटोप पे। अब ये मास टू चार्ज अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ये किस पे डिपेंड करती है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2E। अच्छा, आपकी जो अब बुक आ रही है उसके अंदर ये एच स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2E है, बाज़ औक़ात कुछ बुक्स में ये क्या लिखा होता है, एच स्क्वायर आर ओवर ई भी लिखा होता है। क्लियर है पॉइंट। अब हमने क्या किया कि जब ये सेपरेशन ऑफ आयंस होगी, अब इस सारे पॉइंट को समझने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक एग्जांपल से ट्रीट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास अब इसमें क्या है। अगर मैं बताऊं तो एच क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किस चीज की, और ई क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमारे पास जो आर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बन रहा है, जो यहां पे वो मूव कर रहा है, इसका बनेगा। समझ आ रही है, जब वो डिफ्लेक्ट करेगा ना वो यूं मूवमेंट करेगा, उसका जो रेडियस बन रहा है ये रेडियस है। अब पॉइंट आपने समझना है, यहीं से 3 पॉइंट आपने लिखने हैं और ये पॉइंट आपने एक अपनी आसानी के लिए याद कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना है, मैस टू चार्ज रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ये पहला पॉइंट, रेडियस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस केस में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि चार्ज सब आयंस के ऊपर क्या आ रहा है, सेम। फर्क किस चीज का आ रहा है, मैस। तो डिफरेंट आइसोटोप के केस में उनका मैस डिफर कर रहा है। अब ये जो अगला पॉइंट है कि अब ये जो H और R का आपस में क्या रिलेशन है, देखें ये आपने पढ़ा हुआ है ना, PV इज इक्वल टू K, और ये इक्वेशन क्या होती है, बॉयल्स लॉ। अब ये K तो कांस्टेंट है, इसमें वॉल्यूम डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। तो अब जब ये दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा हो तो ये हमेशा इनका आपस में रिलेशन क्या बनता है, इनवर्स। अब H और R का आपस में क्या रिलेशन बनेगा, इनवर्स। ये दूसरा पॉइंट लिख लेंगे।
कि अगर H ज़्यादा होगा तो R क्या होगा, कम। और अगर R जो है वो ये अगला पॉइंट, और E के साथ ये अगले पॉइंट पे आ जाए, V/T इज इक्वल टू, ये कहाँ पे पढ़ते हो, चार्ल्स लॉ में। अब ये V इज इक्वल टू, और ये K तो कांस्टेंट है, तो देन T क्या बन गया। अब यहां पे E के साथ ये नजर आ रहा है नीचे, E के साथ जो R का रिलेशन है ये क्या है, डायरेक्ट। क्लियर है पॉइंट या नहीं है। अब अगर मैंने जब ये रिलेशन देखना है तो मैं E को क्या करूंगा, एक वक्त में तो एक पैरामीटर चलेगा ना, E को कांस्टेंट रखूंगा। और जब मैं R का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ स्टडी करूंगा तो फिर मैं किसको कांस्टेंट रखूंगा, H को कांस्टेंट रखा जाएगा। क्लियर है यहां तक कोई पॉइंट कंफ्यूजन। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, यहां तक कोई पॉइंट। अच्छा सुने, इस R को समझने के लिए अब थोड़ा सा इस चीज की तरफ आओ। R बेसिकली बताता है साइज को, मैस को, साइज को। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका ये वाला मैंने R लिखा। अब इसमें R कितना है, ये वाला पॉइंट, जस्ट ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या आ गया, R आ गया। अब ज़ाहिर बात है जितना ये साइज बढ़ता जाएगा उतना ये R क्या होगा। अब मेरी बात इस पॉइंट को समझने के लिए इसकी तरफ आओ कि जिस आइसोटोप का मास ज्यादा होगा उसका R क्या होगा। ये देखो ना, E तो मैंने सबका सेम रखा, जब मैंने लिखा ना मास टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, अगर R कम है तो इसका मतलब है उस आइसोटोप का मास भी क्या होगा। अब जनरल मीनिंग में जब हम किसी चीज को ये रोटेट कर रहा होगा, अब सुनो, यहां पे जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी चीज को मूव करते हैं तो वो किस पाथ में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। अब जिसका रेडियस कम होगा वो सर्कल उसका क्या बनेगा, और जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका सर्कल क्या बनेगा। अब इसको आसान वर्डिंग में आपको समझाने के लिए मैं आपकी मिसाल देता हूं। एक टर्न है, अगर उस टर्न पे बाइक को आपने टर्न करना है तो आप मोड़ को दूर से टर्न लेते हैं जो फौरन कट जाता है, बाइक है, बाइक नजदीक से। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके मुकाबले में अगर कार है तो वो क्या उसी तरह फौरन कट जाएगी, क्योंकि उसका साइज बड़ा है तो वो थोड़ा सा आगे से जाके। और इसी तरह तीसरा पॉइंट है ट्राला, अगर उसको टर्न करना है तो उसको आपको दूर से लेके जाके टर्न करना पड़ेगा। अब यही बात अपने माइंड में रखें कंसेप्ट बनाने के लिए, जिस आइसोटोप का मास कम है बाइक की तरह वो फौरन टर्न कर जाएगा। इट्स मीन उसका सर्कल क्या बनेगा, समान। अगर उसके मुकाबले में एक कार है, बड़ी गाड़ी है, तो लैंड क्रूजर है, उसको टर्न करना है तो वो थोड़ा सा दूर से टर्न लेगी, इसका मतलब है उसका रेडियस ज़्यादा होगा। और उसके मुकाबले में अगर ट्राला है तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो स्पीड थी ये किस पे डिपेंड कर रही थी, E के ऊपर। अगर E ज्यादा होगी तो स्पीड भी क्या होगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो स्पीड की भी क्या होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हम दे रहे हैं तो रेडियस क्या बनेगा, ज्यादा। और अगर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम रख रहे हैं तो रेडियस क्या होगा, कम हो गया। पॉइंट समझ आया या नहीं आया। अब होगा क्या, अब पॉइंट समझे। अब आप अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर जिसका मैथ ज्यादा था उसको तो पहले आना चाहिए था, डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको लास्ट पे डिफ्लेक्ट किया जब मैग्नेटिक फील्ड से वो पास हुए, और जो जिसका मैग्नेटिक मैथ कम है वो पहले डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां पे आपने वो वाला पॉइंट माइंड में नहीं रखना। ये बेसिकली किसके अंदर सेपरेशन हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड में किस चीज को हम बेस बना रहे हैं, सर्कुलर पाथ को। तो जब हम H कांस्टेंट रख देंगे, ये एक वक्त में एक चीज चलेगी, या R H को कांस्टेंट रख के
या ई को कांस्टेंट रखे। अच्छा, अब मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास ई ज्यादा है तो रेडियस क्या बनेगा, रेडियस भी ज्यादा। इस केस में मैं एच को क्या कर दूंगा, जब मैंने एच को कांस्टेंट किया तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किया तो उसके मुकाबले में रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेडियस किसके साथ ज्यादा होगा, जिसका मैस क्या होगा, वो जैसे मैंने एग्जांपल दी, और जो उनके अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन हो जाएगी। और जिसका मैस कम होगा वो जल्दी डिफ्लेक्ट होगा, और जिसका मैस ज्यादा होगा वो दूर डिफ्लेक्ट होगा। बेसिकली अगर मैं इसको बनाऊं ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे सर्कुलर पाथ बनेगा, ऐसे, ठीक हो गया। तो यूं इसकी क्या हो जाएगी, सेपरेशन, क्योंकि अब मैस टू चार्ज वैल्यू तो हर आइसोटोप की क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है पॉइंट, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो देख लें, उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास था सेपरेशन ऑफ आयंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब सेपरेशन हो गई मैग्नेटिक फील्ड में किस चीज की, आयंस की, अब इनके बाद आगे इनकी है आयन कलेक्टर या आयन, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमीटर। ये कहां पे होगा, अब मेरे पॉइंट सुने, ये आयंस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन। अब देखें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट किस चीज के इक्वल होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। टाइम के रेस्पेक्ट जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब ये पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे तो जाहिर बात है जब वो किसी जगह पे यहाँ पे मेरे पास यानी कि यहाँ पे वो फॉल कर रहे हैं, ये फॉल कर रहे हैं, कौन फॉल कर रहा है, आयन कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या EMF इंड्यूस होगा, जिसके रिजल्ट में हमें क्या पता चलेगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसे हम आयन कलेक्टर कहते हैं। इसको हमने इलेक्ट्रोमीटर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे हमने करंट की मेजरमेंट करनी है, करंट की मेजरमेंट है। और हर आयन का जो मैस टू चार्ज वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। जब मैस टू चार्ज वैल्यू डिफरेंट है तो इस केस में उसके साथ जो बनने वाला करंट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और वही करंट बेसिकली आगे क्या करता है, पीक को शो करता है। तो ये इलेक्ट्रोमीटर, या इसको हम क्या बोलते हैं, आयन कलेक्टर। इसमें क्या होता है कि ये हर आयन एक माइन्यूट सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमीटर। क्यों, ये जब चार्ज पार्टिकल है, जब ये टाइम के रिस्पेक्ट मूव करेगा तो करंट तो प्रोड्यूस होगा, तो वो आगे उसकी यहाँ पे आयन कलेक्शन है और यहीं पे हम इलेक्ट्रोमीटर। अच्छा, इसके बाद ये इलेक्ट्रोमीटर जो है, अब यहाँ से इसने क्या देना है, करंट प्रोड्यूस होना है। अब करंट की स्ट्रेंथ ने, अब देखें हमारे पास ये जो बनने वाला ये करंट है, अब किसी आयन का करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, किसी आयन का करंट क्या होगा, कम होगा। तो अब जिस करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं दूसरा इसको आपको पॉइंट दे देता हूं कि जो रिलेटिव अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के, करंट प्रोड्यूस्ड। ये किधर प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोमीटर में। अब जिस आयन ने ज्यादा करंट प्रोड्यूस करना है, इट्स मीन दैट उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हो सकता है जो रिजल्ट आया है वो उसकी वैल्यू क्या है, कम है। अब हमने उसको ज़्यादा शो करना है तो हम एक एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। उस एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि आपकी आवाज़ कम थी तो उस आवाज़ को ज़्यादा करने के लिए, तो यहाँ से जब आयन कलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा, करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, उसको हम अगले स्टेप में क्या कर लेंगे, डिटेक्शन
और रिकॉर्डेंस। रिकॉर्डेंस किस में होगी वो मैंने आपको पहले बता दिया था, किस फॉर्म में, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में। अब ये सारा काम जब ये हमें प्रोड्यूस होगा तो ज़ाहिर बात है इसके साथ हमने किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना है। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट किसके साथ कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के साथ, जो हमारे पास आइसोटोपिक मैस को रिलेटिव अबंडेंस या रिलेटिव एटॉमिक मैस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो कौन सा आइसोटोप है, कार्बन 12। उसके साथ इसको हम कंपैरिजन करेंगे और उसके साथ हमें जो डाटा मिल जाएगा उसको हम किस पे प्लॉट कर देंगे, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ पे। और वो एग्जैक्ट मैस किस चीज़ का होगा, आइसोटोप का होगा। अब ये वाला सारे पॉइंट समझने के बाद आपकी बुक में एंड पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अलावा कुछ ऐसी टेक्निक्स भी हैं जिनको हम आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, नंबर 1 पे है गैसियस डिफ्यूजन, थर्मल डिफ्यूजन, उसके साथ और कौन सी है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो वो उन पॉइंट्स, अदर टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी जो टेक्निक्स मैस स्पेक्ट्रोमीट्री के अलावा यूज़ होती हैं आइसोटोप्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब वो कौन कौन सी हैं, अदर टेक्निक्स या अदर पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड। नंबर 1 पे गैसियस डिफ्यूजन, नंबर 2 पे थर्मल डिफ्यूजन, नंबर 3 अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, और इसके साथ लास्ट पे लेज़र सेपरेशन। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेज़र। इनके साथ आपने सारों के साथ एक पॉइंट लिखना है, भला क्या, इन सब में जो आइसोटोप की सेपरेशन हो रही है वो किस चीज़ पे बेस कर रही है, आइसोटोप में क्या चीज़ डिफर कर रही होती है, तो ये मैस डिफरेंस पे। ये सारी टेक्निक किस पे डिपेंड कर रही हैं, मैस डिफरेंस ऑफ आइसोटोप्स। इसके साथ ही ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंड हुआ। आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें। तो मज़ीद अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।